बाकुली जी, बकोटी जी, सभी हमारी एमपी जी की फैकल्टी और जो सोशल मीडिया पे इस सेशन को सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आईजी साहब को विशेष थैंक यू। बहुत दिनों से आप उसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए तैयारी कर रहे थे। आपने मुझे कहा था कि आप इस पर कुछ बोलेंगे। वैसे तो कॉम्पिटिटिव पढ़ाई लिखाई से अभी काफी टाइम से आउट ऑफ टच है, लेकिन आज जब मुझे यहाँ पे बोलना था और मुझे फोन आया बापू जी का कि सर अभी आधा घंटा और लगेगा, तो मैंने इंटरनेट से ऐसे ही जो 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था उस पेपर को निकाल लिया देखने के लिए कि क्या क्या पूछा जाता है आजकल, क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस को देखते देखते अचानक क्वेश्चन नंबर 42 पे मैं रुक गया। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या था वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं हरिद्वार में जब मेलाधिकारी था तो बहुत से साधु संतों से मिलना होता है। आप जाते हैं, शिष्टाचार में ही जाते हैं, आपकी ड्यूटी भी होती है, आप मिलें। तो ऐसे ही एक दिन मैं और मेरी वाइफ बड़े अखाड़े में गई, बड़ा अखाड़ा वहां पे। तो वहां पे जो मानते हैं रोबड़ी जी उन्होंने बुलाया था हमको, तो शाम के खाने बुलाया था। मेरी वाइफ थी, मैं थे और कुछ साधु थे। कोविड का जो पहला दौर है वो शुरू ही हुआ था, मूवमेंट कम था लोगों का। तो एंड में जब खाना लगाया गया तो ऐसे खाना लगा रहे थे तो पहले रोटी आई, सब्जी आई, दाल आई, फिर मैंने देखा बड़े से डोंगे में कुछ और चीज आ रही है। मुझे लगा सब्जी जैसा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा लुक उसका वेजिटेरियन लुक कैसा नहीं लगा। मुझे लगा हो सकता है मशरूम होगा या कटहल होगा, तो खाना शुरू कर दिया उसको। बड़ी रोचक सब्जी थी, पहले मैंने इस तरह का टेस्ट कभी किया भी नहीं था, कौन सी सब्जी है। तो गुरुजी जी ने पूछा कि बताइए हम क्या खिला रहे हैं आपको। अरे सर गुरुजी पता नहीं आप क्या खिला रहे हैं। वो सब्जी मैंने कभी खाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 था, वो यही था कि गुच्छी क्या होती है और गुच्छी कहाँ होती है। तो मुझे लगा इतना लंबे समय से पब्लिक सर्विस में हूँ, सिविल्स की तैयारी भी कर दी है, इसके बारे में मैंने पढ़ा कभी नहीं। और जब उस आश्रम में मैं उस दिन जर्नल कर रहा था, मुझे पहली बार पता चला कि गुच्छी क्या है। इससे एक कंक्लूजन मैंने ये निकाला, जब हम तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो ये नहीं कि जो किताबों में है सिर्फ वही तैयारी है, सब चीज तैयारी है। आपके वो अवेयरनेस तैयारी, आप बैठे हुए हैं, हमारे सामने क्या रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सब कुछ तैयारी है। आप खाते पीते क्या करते हैं, मिलते जुलते किससे हैं, दैट इज द एग्जामिनेशन। हो सकता है एनसीईआरटी में भी सीधे तौर पे कहीं ना लिखा होगा कि गुच्छी होती है, या होती है, क्या ये फंगस है, क्या हिमालयास में होती है। आगे जाके फिर जब मुझे पता चला मैंने गुच्छी में काफी रिसर्च की और फिर मैं उनसे काफी मंगवाता भी था कि भेजिए हमारे लिए, तो मुझे पता चला कि ये ई कॉमर्स साइट्स पे ही मतलब काफी महंगी बिक रही है। इट्स अ रियली एक्सपेंसिव काइंड ऑफ वेजिटेबल। फिर उसी में मैंने थोड़ा बहुत अपने नोट्स बनाए 15 मिनट में। क्या नोट्स पे के लिए देख रहा था कि बाय एंड लार्ज क्वेश्चंस किस पे आ रहे हैं। आज भी क्वेश्चंस इकोनॉमी में जो इंडिया की पॉलिटी है उस पे जो ऊपर गैलरी वाले आप सुनते हैं, लेकिन आवाज साफ है। ये देखिए, अगर केवल एक आदमी को नहीं आ रही तो इलाज कान का होना चाहिए, भाई का नहीं। करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस पे आ रहे हैं, ज्योग्राफी पे भी आ रहे हैं, वर्ल्ड अफेयर्स पे आ रहे हैं। बहुत से क्वेश्चंस मैंने देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ये बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट पे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस पे बढ़ रहे हैं। तो आईजी साहब की बदौलत मैंने 2006 में प्रीलिम्स दिया था, आज 17 साल का दोबारा पेपर देखने का मौका मिला, आपके लिए भी देखा। अभी जब हम यहाँ पे शुरू में आए थे तो जो कुछ ब्रेकअप दिखाया जा रहा था क्वेश्चंस का,
कितने आते हैं, कहां से आते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, ईमानदारी से उसमें से बहुत सी चीजें मैंने नहीं पढ़ी है। मैं किस्सा आपको सुनाता हूं। जब मैं जेएनयू में था तो होता है जब किसी का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो लोगों को लगता है पता नहीं कौन सी विद्या इसके पास है, पूछो इससे क्या पढ़ा था इसने। तो आईएएस में आने से पहले, जैसे आईएएस में तो मैं 2007 में आया, उससे पहले मेरा एक और सिलेक्शन हुआ था, तब मैं कस्टम्स में था, रेवेन्यू सर्विस में। मैंने लाइफ में 2 ही एग्जाम्स दिए हैं, एक आईएएस का एग्जाम दिया और एक जेआरएफ का एग्जाम दिया। उसके अलावा मैंने एग्जाम्स को दिए ही नहीं, ओनली 2 एग्जाम्स। तो जब मेरा कस्टम्स में हुआ तो जेएनयू में था मैं। काफी लोग कहते थे कि बताओ ऐसे लोगों में सिलेक्शन हो जा रहा है क्या हो गया यूपीएससी को। उसकी वजह ये भी थी कि मैं काफी कम पढ़ाई करता हूँ और मैं जनरली शाम के 6 बजे के बाद पढ़ाई नहीं करता। 6 बजे पढ़ाई बंद, उसके बाद चाहे आपको घूमना हो, चाहे मूवी देखनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, जो हम स्ट्रैटेजी बताते हैं एक्चुअली इन सब ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा नुकसान ये होता है, फायदा तो नहीं होता, नुकसान ये होता है कि जो मेरे लिए काम कर रहे हैं जरूरी नहीं कि आपके लिए भी काम करें। आप एक अलग इंडिविजुअल हैं, आपकी अलग टेंडेंसीज हैं, आपकी अलग आदतें हैं, आपके अलग शौक भी हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअलाइज होना चाहिए। लेकिन जनरल चीज नहीं। जब सिलेक्शन हो गया तो एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने कहा कि सर आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या पढ़ना है। मैंने लिस्ट बता दी बोले तो कि ये लिस्ट है। कह रहे कि नहीं सर मेरे आप कमरे में आइए, जरा मैं अपनी किताबों की तरफ छटनी कराना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलो चलते हैं कमरे पे तुम्हारे। तो कह रहे चलो ऑटो में बैठिए। मैंने कमरा तो पढ़ नहीं आता, कह रहे नहीं ऑटो में बैठिए। तो ऑटो में बैठ के ले गया। जेएनयू के बाद मुनीर का है। लोग कहते हैं कि जेएनयू से एक कहावत है, या तो अमेरिका या मुनीर का। बहुत से लोग अमेरिका में रहते हैं, वो मुझे अमेरिका में ले गया। तो मैंने देखा कि उसने कमरा अमेरिका में ले रखा था, हालांकि वो जेएनयू का छात्र था। वो कमरा उसने सिर्फ किताब रखने के लिए लिखा था, गोदाम था वो किताबों का। और किताबें शुरू हो रही थी जमीन से ऊपर सीलिंग तक। तो मुझे लगा भाई इतनी किताबें क्यों रखी है तुमने? कहते नहीं सर इम्पोर्टेंट है, साहब तो उन्होंने बताया इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका पढ़ाई लिखाई का सामान होता है वो 3 तरह का होता है। एक यूजफुल, उपयोगी, एक यूजलेस, किसी काम का नहीं, तबाह। और एक कैटेगरी होती है जो इससे जमा होती है, उसको मैं कहता हूँ इमोशनल। जब इमोशनल सामान होता है, जैसे आपने बोला था अरे डॉक्टर भी पढ़ते हैं, अरे यहाँ भी था, ऐसे लिखा वाले ने बोला था, और जमा करते रहते हैं। तो मुझे लगा किताबें कैसे जमा की इसने। देखा क्लास 1 से हमने किताबें शुरू की, तो मान लीजिए क्लास 1 में 1 से आगे बढ़ जाते हैं, क्लास 5 में, 6 में। क्लास 6 में पहली किताब एनसीईआरटी, दूसरी किताब ज्योग्राफी यूपी बोर्ड की, तीसरी किताब आईएससी की, फिर इन तीनों का हिंदी अनुवाद, फिर इन तीनों की गाइड बुक। ऐसे करते करते एक एनसाइक्लोपीडिया की मेडिकल मुझे मिल गई। फिर उसके बाद में देखा एक किताब पूरी एड्स के ऊपर। मैंने एड्स के ऊपर आपने क्यों लिखी किताब? देखिए सर ये पिछली बार आता है कि एड्स पे क्वेश्चन आया था। There are some people जो ये कह रहे हैं एक्सट्रीम एग्जांपल है, हर आदमी ऐसा नहीं होता। अरे एक्सट्रीम एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि किसी को ये पता ही नहीं चलता है फुल स्टॉप कहां पे लगाना है। तो सबसे पहले तो आप पढ़ाई लिखाई क्रम में ये तय होना चाहिए कि कितना पढ़ना है, कितना पढ़ोगे और कितना पढ़ पाते हो। और किसी को भी अपनी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत सीमित एक्सपोजर है, मैंने बाकी सारे एग्जाम्स दिए नहीं, आपको एग्जाम दिए आईजी साहब को बहुत सारा एक्सपोजर है, अभी आपको दे रही है। तो सबका एक्सपोजर तो इसलिए बता रहा हूँ
कितना पढ़ें ये डिसाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और कितना पढ़ें और क्या पढ़ें इसके लिए मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बताऊं। जब मेरा कस्टम्स में हो चुका था, मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली, जो कस्टम्स की एकेडमी फरीदाबाद में हुआ करती है, तो मैं फरीदाबाद में था और एक अटेम्प्ट मेरा बचा था। तो एक तो नौकरी में आने के बाद अपनी वैसे ही थोड़ा लेथार्जिक हो जाता है, ये अच्छी जॉब में हो, पढ़े या ना पढ़े, एक ही अटेम्प्ट था। और कस्टम्स में बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, अहमदाबाद में, नोएडा में, बॉम्बे में, बैंगलोर में। तो जिनको दोबारा तैयारी करनी होती है आमतौर पे वो दिल्ली के आसपास के अटैचमेंट लेते हैं, लेकिन मैंने सारे बाहर के अटैचमेंट, अंडमान के, गुजरात के, ये सब अटैचमेंट लिए हुए थे, बैंगलोर के। तो बैंगलोर का अटैचमेंट था, तो अचानक वहां पे बहुत बड़े मूवी स्टार की डेथ हो गई और कर्फ्यू लग गया और मैं गेस्ट हाउस में बंद हो गया। 10-15 दिन बचे थे फिल्म के लिए, तो मुझे लगा बंद हो गया हूँ, कर्फ्यू लगा हुआ है, तब पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद जब एग्जाम दिया तो सिलेक्शन हो गया, एक ही अटेम्प्ट था। तो मुश्किल से 7 दिन मेरे पास बचे तैयारी के बेस के लिए। 7 दिन बचे, मतलब स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कई बार आप डिपार्टमेंट्स में देखते हैं ना, आप अखबार में पढ़ते होंगे कि नबरुल्ली की सड़क टूटी है, जल संस्थान का पाइप टूटा है। हम कहते हैं भाई रात तक बन जाना चाहिए, फोटो भी मिल जानी चाहिए, तो बन भी जाता है और फोटो भी मिल जाती है। और कई बार कहता है भैया आप 3 महीने का टाइम आपको दे रहे हैं, आप ये करके 3 महीने के बाद बताना, तो 3 महीने में नहीं होता। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि टाइम जितना ज्यादा होता है, हम खुद ब खुद काम को भी उतना बढ़ा देते हैं कि उतना ही खत्म। तो 60 डेज से मैंने 20 दिन जनरल स्टडीज पढ़ी, 20 दिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ी और 20 दिन फिलॉसफी पढ़ी। उस वक्त 2 ऑप्शन नहीं होते, अब तो शायद ऑप्शन एक ही लेना होता है। कितने ऑप्शन होते हैं? एक लेना होता है, तो 2 लेने होते थे। उसमें से भी लगभग 10 दिन मैंने न्यूज़पेपर्स को और क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने में स्पेंड किए। तो मेरी पहली एडवाइस सभी यंगस्टर्स को यही है, केवल सर्विस नहीं, कोई भी एग्जाम आप तय करें, एनी एग्जाम, बहुत अच्छा समय, ज्यादा समय हमको देना चाहिए क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस पे, अच्छे फोकस के लिए। ये तो हो गई कि बात सिलेबस की क्वेश्चन पेपर की। अब कितना पढ़ें, कितना पढ़ने वाली बात में 2 चीजें हैं, बुक्स कितनी पढ़ें और कितना समय पढ़ें। बुक्स में बड़ा सिंपल मेरा फॉर्मूला है। अभी आप लोग बता रहे थे किसी की एनसीईआरटी की बुक्स हैं, स्पेशल बुक्स भी हैं, कई तरह का मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। इंटरनेट के सोर्सेस को मिला दें तो बेतहाशा मटेरियल है, मतलब देयर इज सो मच मटेरियल कि ज्यादा बड़ा चैलेंज आपका ये है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है इतना बड़ा चैलेंज नहीं, क्या नहीं पढ़ना है तो वेरी चैलेंज। तो जो भी उसकी बेसिक किताब, मैं जो प्रिंसिपल फॉलो करता हूं, जो भी बेसिक किताब है, जब तक वो खत्म ना हो जाए अगली किताब खरीदो ही मत। मोमेंट आप खरीदते हैं तो मोमेंट आप पूरे सेट पर खरीदते हैं। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आपके एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, आप सब नहीं पढ़ पाएंगे और आपको एहसास भी होगा कि काश इससे मैंने एक भी पढ़ ली होती तो वो अच्छा होगा। आमतौर पे जब आप पेपर से एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें जो भी सवाल आए हैं, चाहे प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो, कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसमें से अधिकांश सवाल कवर हो जाते हैं, तो आप जीरो इन करेंगे, 1 या 2 बुक से ज्यादा नहीं होगी। आपकी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि अगर 20 सवाल आए थे तो 20 के 20 कहां से मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो बहुत अच्छे आंसर जो टॉपर्स भी होते हैं नॉर्मल सिविल सर्विस में 55%, 56% मेंस का कितने लोग होता है। मेरे मेंस का स्कोर था लगभग 1333 टोटल, तो वो स्कोर मतलब 56% पे मेरी रैंक 12 थी। तो इसके पीछे तो जाना नहीं है कि हर सवाल को चेस कर रहे हैं, लिमिटेड किताबें आपने ले ली। इसके
उसके बाद आपका सवाल ये होगा कि साहब अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब कितना पढ़े, 18 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े। जब मैं 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, दिल्ली में गया था स्टार कॉलेज में, तो 12वीं तक मैंने साइंस पढ़ी थी, तो मन नहीं लगा, तो हिस्ट्री में एडमिशन मैंने लिया था। मेरा मन लगता था आर्ट्स में, हिस्ट्री में एडमिशन लिया था। तो वहां पे जो बच्चे रैगिंग वैगिंग करते हैं थोड़ा कॉलेज में, उन्होंने कहा कि सर क्या क्यों आए हो, क्या बनना चाहते हो, तो हमने कहा ऐसे थोड़ा आईएएस बनने का शौक है। तो उन्होंने कहा देखो चश्मा भी आपका नहीं लगा, बाल भी आपके नहीं झड़े, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तो चश्मा भी लगना चाहिए, आपको गंजा भी हो जाना चाहिए, नौकरी में देख रहे हैं। तो हम कई तरह के परसेप्शंस एग्जाम के बारे में बनाते हैं, और उसमें से एक बड़ा परसेप्शन ये भी होता है कि 18 घंटे कौन पढ़ता है। बेसिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो उसके रिटर्न्स शायद उतने अच्छे नहीं आएंगे। अल्टीमेटली ये प्रोग्राम कितना भी अच्छा अगर हो, कितनी भी अच्छी इसमें मेहनत की गई हो, कितनी भी मैंने तैयारी की हो, अगर जो मैं कहना चाहता हूं कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता, यानी कि जो मैं लिखता हूं मेल्स में मैं ठीक से कम्युनिकेट करता ही नहीं, तो क्या फायदा उस पढ़ाई का, और 18 घंटे का भी क्या फायदा, जो आपने मटेरियल जमा किया उसका भी क्या फायदा। आजकल तो इनफैक्ट जो आंसर लिखने होते हैं शायद 250 वर्ड से ऊपर की वर्ड लिमिट नहीं होगी, कहीं 250, कहीं 150, 100 वर्ड्स की लिमिट होगी, इतनी लिमिट होती है ना, तो उसका कोई लाभ उस तरह से नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि 18 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं। आप उतना ही पढ़िए जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मेरे केस में, जैसे मेरे केस में तो अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो आधे घंटे 45 मिनट की बात में एब्जॉर्ब नहीं करता हूं, एक रिक्वायर्स ब्रेक। लोग कहते हैं कि रूटीन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर आपका सब चीज का टाइम होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक पॉइंट के बाद रूटीन आपका बहुत बड़ा दुश्मन होता है। एक पॉइंट के बाद रूटीन कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा करता है, तो रूटीन टूटना भी चाहिए। रूटीन में चाहे कुछ रोचक हो, चाहे कुछ आपका एंटरटेनिंग हो, चाहे जो भी हो, आपके फ्रेंड्स होने पड़ी, वो ब्रेक होना जरूरी है आप अगर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विस होती है, आप जानते होंगे कि 100 क्वेश्चन की मैंने पेपर सुबह देखा, 100 क्वेश्चन ये इसमें हैं, 100 है, 2 नंबर का एक सवाल होगा, 200 के होंगे, कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आखिरकार आपका सिलेक्शन किस आधार पर हो रहा है? इसका हाई फेलियर रेट है, हाई फेलियर रेट है। सवाल आप देखोगे तो ऐसे कोई मुश्किल सवाल तो मुझे नहीं लगे, ऐसा कोई सवाल नहीं था जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, अगर आप नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलेगा, इंडियन बुक में नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक्स सर्वे में नहीं मिलेगा, या आमतौर पर हमारी जनरल अवेयरनेस से जो न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलेगा, मिलता ही है। तो आखिर पढ़ाई लिखाई मटेरियल के अलावा भी तो कुछ चीज होगी जो डिटरमिन करेगी आपके सक्सेस को, वो आपका ठंडा दिमाग है। आप कितने कंपोज्ड हैं, आप मेंटली कितने कंपोज्ड हैं, आमतौर पर इसकी पढ़ाई लिखाई होती नहीं है। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि साइकोलॉजी के हमारे पाठ्यक्रम में काफी देर से आती है, सब लोग उसको चूज भी नहीं करते हैं, और काफी कम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जब कई बार काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है हमें रोजमर्रा की लाइफ में भी, तो काउंसलर्स की बहुत कमी है। एंड ऑफ द डे हम क्या मेंटल एक्टिविटी करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा एग्जाम में रोल होता है, विशेषकर फिल्म्स में, यहाँ पे कि आप बहुत छोटी छोटी गलतियों में छट जा रहे हैं। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और आपका बिहेवियर एग्जाम में कैसा है, वो सर्टेनली डिपेंड कि आप कितने स्ट्रेस्ड हैं, कितने टेस्ट हैं। बहुत से लोग टेस्ट हो जाते हैं। अभी जैसे शुरू में आपने बताया कि कितना मुश्किल एग्जाम है, इतने लोग को फेल होना है, शुरुआती फेलियर से कर रहे हैं, टेंशन की बात है, आप उससे कैसे डील करते हैं। अब जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसको कैसे पढ़ना चाहिए, इस पे तो जो मेरे अपने टिप्स हैं, मतलब मैं जो फॉलो करता हूं वो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूं। कंपटीशन की बात कर रहा हूं, लेजर रीडिंग,
फ्री रीडिंग तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, सोफे पे पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ सकते हैं। आमतौर पे मैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ, जैसे अभी आपका क्या नाम है? सत्यम। जब सत्यम बोल रहे थे तो आपने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे लेके आए। इकोनॉमिक सर्वे बहुत मुश्किल होता है, पढ़ने में बहुत लंबा चौड़ा होता है। इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती है, उसको जरूर पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि समरी मत पढ़िए, आप इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़िए और आप उसे 2 दिन में पढ़ भी सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बड़ी टिप मैं आपको यूपीएससी के लिए दे रहा हूं, जो आप सब नोट भी कर लीजिएगा। जो सरकारी पब्लिकेशंस होते हैं, सरकारी मतलब जो सरकार छापती है, इकोनॉमिक सरकार छापता है, गवर्नमेंट छापती है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। इंडिया के रिपोर्ट कौन छापता है? गवर्नमेंट छापती है। ज्यादा महंगे भी नहीं होते। एनसीईआरटी कौन छापता है? गवर्नमेंट छापती है, नहीं महंगी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और इसके आंसर की वेटेज भी बहुत ज्यादा होगी है, क्योंकि इसके आंकड़े एकदम करेक्ट है, गवर्नमेंट के फिगर से। अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए, थोड़ा पहले पढ़ना शुरू कर दो। किसी भी बड़ी किताब को पढ़ के हम साइज से करते हैं, उसको अगर आपको छोटा करना है, उससे पहले तो एग्जाम्पल देता हूं आपको, वैसे बीच बीच में रखता रहता हूं। एक हमारे सीनियर थे, उनका नाम था डॉक्टर चंदीप। तो पहले क्या होता था, अभी तो ऑप्शंस एक ही होता है, पहले 2 होते थे। तो बहुत से लोग ऑप्शनल ये सोच के तय करते थे कि उन 2 के बीच में गैप कितना होगा। तो बहुत से लोग साइकोलॉजी में कहते थे 25 दिन का गैप है, तो 25 दिन होगा। तो जो चंदीप सर थे, उनका ऑप्शनल था ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। तो उसमें 1 दिन का गैप नहीं होता था। तो आपने जीएस का एग्जाम दिया, 2 पेपर दिए, घर गए, सो गए। ज्योग्राफी का एग्जाम दिया, 2 पेपर दिया, सो गए। फिर सोशियोलॉजी अगले दिन जाना है। तो मैंने पूछा कि सर आपके पास इतना बड़ा कम गैप होता है, फिर आप कैसे पढ़ते हो रात भर में पूरी सोशियोलॉजी? तो मैंने कहा दीपक मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ सिलेबस देख के चला जाता हूँ। उसका क्या मतलब है? हम जो भी तैयारी करते हैं, या आप जो भी तैयारी करते हैं, हम भी जो भी तैयारी करते हैं, व्हाट एक्चुअली आर वी डूइंग? हम ये कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली देखें तो हम बड़ी चीज को छोटा कर रहे हैं। ये कर रहे हैं ना, नोट्स पढ़ने का क्या मतलब है? हम बड़ी चीज को छोटा करते हैं। तो वो आइडिया है इसलिए बड़ी चीज को छोटा कर रहे हैं, यही तैयारी होती है। तो जब आप कोई बड़ी बुक पढ़ें, मैं नॉर्मली कैसे पढ़ता हूँ, सपोज मुझे 10 दिन में खत्म करनी है, तो पहले दिन सिर्फ कंटेंट्स पढ़ता हूँ, अगले दिन उसमें जितने फोटोग्राफ्स हैं सिर्फ फोटो देख लेता हूँ, तीसरे दिन उसमें जितने चार्ट्स हैं सिर्फ चार्ट्स पढ़ लेता हूँ, 5वें दिन एंड में एक इंडेक्स होता है किताबों के, सिर्फ इंडेक्स पढ़ लेता हूँ। 175 किताब खत्म हो जाती है, अब आगे तक चलता है बुक में क्या है, और उसके बाद एक पूरी किताब को पढ़ लेता हूँ। लोग कहते हैं कि नोट्स पढ़ाने चाहिए, अच्छी बात है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको नोट्स शूट करते हैं या नहीं करते हैं, आपका अपना मेंटल मेकअप है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जैसा मैंने किया आप वैसा ही करें, लेकिन मुझे शूट नहीं करते थे नोट्स, तो मुझसे कई लोग नोट्स मांगते हैं, तो मेरे पास एक भी पढ़ने के नोट्स नहीं है, आई हैव नथिंग, सिर्फ किताबें हैं। किताबों के साइड में कुछ लिखा होगा, कुछ मार्क्स होंगे, कुछ हाईलाइटेड चीजें होंगी, और वही आप में से कुछ लोगों ने इग्नू का मटेरियल पढ़ा है, इग्नू के बारे में सुना है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बहुत से लोग कहते हैं कि इसकी आप तैयारी करें, इससे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा दर्शन पढ़ना चाहिए, वेरी वेल रिटन, और ओपन लर्निंग का मटेरियल बहुत अच्छा होता है। हल्द्वानी में भी जो आपका ओपन स्कूल है, नेशनल जो आपका जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी, इसके भी बहुत से सिलेबस में जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा है। तो मैं इग्नू की बात कर रहा था, जैसे आप उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सारी बुकलेट्स मिला के 100 से ऊपर हैं, तो क्या आप 100 बुकलेट से रिवीजन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे मटेरियल में नोट्स बनाने का लाभ होता है जिसको कि आप फिजिकली डेली नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब में आप कर सकते हैं। अब फाइनल पार्ट प्रीलिम्स आपका हो चुका है, मेंस में
नंबर किस चीज पे मिलेंगे आप बताइए। आप भी अगर एग्जामिनर होंगे तो आप क्या चाहेंगे आपकी कॉपी कैसी हो? मैं ये चाहूंगा, मैं कई बार कहता हूं ये चीजें जो मेंस के क्वेश्चन पेपर में 3 चीजों से बचना चाहिए। पहली चीज है रेपिटेशन, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सवाल आपसे पूछा गया है उसका जवाब है और आपने एक पॉइंट लिख दिया फिर दोबारा भी नहीं लिखा, ऑब्वियसली एग्जामिनर विल बी नॉट हैप्पी। दूसरा है इररिलेवेंस, आई से इररिलेवेंस मतलब रिलेवेंट नहीं है। पूछा आपसे एक्स से आप बता दो वाई, इसमें तो बाकी होना चलेगा। और तीसरा है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब कि आपका आंसर इतना साधारण है कि नंबर कैसे मिलेगा? साधारण। तो ये तीसरा वाला पार्ट है कि आपके आंसर में पावर पंच कहां से आएगा। पावर पंच चीजों से आ सकता है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, आपका लेआउट अच्छा हो, आप कुछ चार्ट्स बनाते हो, कुछ ग्राफ बनाते हैं, कुछ पिक्टोरियल्स यूज करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कि पढ़ने वाले का काम आसान भी बनाए, रोचक भी बनाए और जो पढ़े उस पर लगे कि हाँ दिस गाय नोस समथिंग। ये प्रेजेंटेशन की बातें हैं जो आप कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी मेरे अपनी जिंदगी में जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, जो मैं आज भी फेस करता हूं, वो है बहुत ही खराब हैंडराइटिंग। कई बार मेरा स्टाफ भी आता है कि सर थोड़ा सा चेंज जाते हैं, नहीं सर थोड़ा सा ये आपने तो क्या लिखा हुआ सर। तो ये प्रॉब्लम मुझे थी। आई साहब की हैंडराइटिंग तो काफी अच्छी है, तो मेरी हैंडराइटिंग खराब थी। तो जब मैं हंसराज कॉलेज में था, मैं कॉलेज में था, डिग्री कॉलेज में, तो मेरे सेकेंड टर्म में फर्स्ट डिवीजन में एक और खराब नंबर है, तो मैं थोड़ा सैड था। तो मेरा दोस्त था, उसने बोला कि यार तू पढ़ता है उसका क्या फायदा, जब तू लिखता है जो उसको पढ़ ही नहीं सकता तो क्यों लिखता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बीए के भी सेकेंड ईयर में था, तो जो 4 लाइन वाली नोटबुक नहीं होती राइटिंग वाली, रहना तो पढ़ो, क्या कहता है नोटबुक को, मुझे भी नहीं पता कहते यहाँ से क्या कहते हैं ना, सुलेख वाली ना, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं, कह रहे 4 लाइन नहीं कहते हैं। तो मैं बोलने किया ग्रेजुएशन के लिए सेकेंड ईयर में सुधार करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपको आपकी प्रोग्रेस उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन से आप ये मानोगे मुझे नहीं आता। जिस दिन आप ये बोलोगे मुझे नहीं आता, जिस दिन आप ये मानोगे ये मेरी कमजोरी है, आप उसी दिन से सुधरोगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप मानोगे नहीं ये प्रॉब्लम, हाउ यू इम्प्रूव। तो ठीक है, खराब हैंडराइटिंग है तो बीए में तो क्या हुआ, हमने शुरू किया। तो अगर खराब हैंडराइटिंग है आपको से अच्छा, एक बार बनी हुई हैंडराइटिंग के खराब होने के साथ साथ क्या है कि मैं धीरे भी बहुत लिखता हूँ, स्पीड भी नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लोग कहते हैं कि कैसा लिखना चाहिए, तेज, टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है उसको एक अच्छा करने का तरीका क्या है, धीरे लिखिए। और आप पहले से धीरे लिखते हैं तो और धीरे लिखिए, तो पेपर कैसे लिखा हुआ है तो पढ़ेगा क्या। तो आने में टाइम मुझे कभी मैं सब्जेक्ट की तैयारी कर भी रहा हूँ, जब पहली बात तो मैं जो लिख रहा हूँ वो भी खराब है, स्पीड भी खराब है, एग्जाम भी खत्म नहीं होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इंडिविजुअल लेवल पे एड्रेस करने पड़ेंगे। सबकी ऐसी कोई ना कोई यूनिक कमजोरी होगी, आप सब में से किसी ना किसी को यूनिक कमजोरी होगी जो काउंसलिंग सेशन से दूर नहीं हो सकती, वो आपकी आत्ममंथन से दूर होगी। आई वाज सेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने काफी सोचा कि मैं तो लिखता ही नहीं हूँ। फिर मैं एकदम देखा कि मैं मेरी स्पीड क्या है, मैंने 100 दिमाग से मेजर किया, मेरी स्पीड इतनी है, ठीक है 30-35 शब्द या 30 से अधिक 30 मिनट पर मैं लिख लेते हैं। तो मैंने अपनी हैंडराइटिंग को और भी स्लो कर दिया पहले से ही। उसका नतीजा ये हुआ
कि मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बातें कहना सीखा। और जब बहुत कम शब्दों में अपनी बातें आप कहेंगे तो इसका चांस बहुत ज्यादा है कि जो आप काम की बातें वही कहेंगे। ज्यादा शब्दों में जो बोल रहे हैं फालतू बातें कौन कर रहा है? जिसको कहते हैं और बोला कि कील नहीं रखना चाहिए, कम शब्दों में रहेगा। तो जो मेरी अपनी व्यक्तिगत बहुत बड़ी कमजोरी थी उसको मैंने स्ट्रेंथ के रूप में इस तरह से बनाया। और ऐसी भी कमजोरियां हम सबकी होंगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी जिंदगी से दे रहा हूं, आपकी भी होंगी। तो एंड ऑफ द डे प्रेजेंटेशंस इस तरह के होते हैं। राइटिंग का मैंने थोड़ा आपको बता दिया है। टाइम मैनेजमेंट पर मुझसे पूछते हैं, मेरा सिंपल आंसर होता है टाइम मैनेजमेंट में आप देख लीजिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जहां वर्ड में डिफाइन है, पहले से तय शब्द इतने शब्द होने चाहिए। जो कैलकुलेट किया राइटिंग स्पीड आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं 1 मिनट में इतना लिखता हूं। मैं नॉर्मली ये करता था, अगर 15 सवाल आने या 20 सवाल आने पता ही रहता है कितने आने, और आपने टाइम स्लॉट से बना लिए, मान लीजिए 10 बजे के प्रश्न होता है तो 15 मिनट का स्लॉट, थैंक यू, 15 मिनट का स्लॉट करंट मिला, थैंक यू। तो 15 मिनट का स्लॉट अगर है आप, तो जैसे ही 15 मिनट हो कंक्लूड कर दीजिए या कंक्लूजन की ओर ले जाइए। अगले तो पढ़िए, मान लीजिए 12 मिनट का स्लॉट है, जैसे 12 मिनट को कंक्लूड करिए। इससे क्या होगा कि टिल द एंड यू हैव टाइम, आप सभी क्वेश्चन से जस्टिस नहीं कर पाएंगे और पूरा भी होगा। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। अब सिविल सर्विसेज में आमतौर पे वो जो रैंक डिसाइड होती है वो बहुत हाई मेन स्कोर पर डिसाइड होती है। तब से कहते हैं कि डॉक्टर की रैंक से 100 रैंक से जनरली इंटरव्यू के स्कोर पे इतनी नहीं डिपेंड करती। ज्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं उनका मेंस का स्कोर बहुत ज्यादा हाई होता है। ये कह सकते हैं कि मेंस पे डिसाइड हो जाता है आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, क्या रैंक मिलेगी, कहां लैंड करेंगे। फिर भी जो आपका इसका आखिरी पड़ाव होता है पर्सनालिटी टेस्ट का, उसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको यूपीएससी की भाषा में पर्सनालिटी टेस्ट ही कहते हैं। अब ये भी रोचक कहानी है। जेडीयू में जाते जब आप मेंस का फॉर्म भरते हैं ना, तो आपको एक कॉलम में लिखना होता है अपने शौक। क्या लिखना होता है? शौक, तो हॉबी, जो भी हॉबी है। आप लोग बहुत सोचते हैं हॉबी तो कोई है नहीं, लिखनी तो पड़ेगी। तो एक बच्चे ने जैसे योगा लिख दिया, उस वक्त कौन सोच रहा है कि तो भाई फॉर्म भर रहे, देखा जाएगा बाद में। मैं सो गया, अब तो योगा तो पूछे ही जाएगा ना लिख के आए तो। उसके बाद सभी कोर्स करते हैं 20 दिन का। किसी ने अपना लिखा था फिटनेस, तो पतला होने लगा रहता है, जब दौड़ जैसा मिक्स कर। तो ऐसे ही एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने लिखा था ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो पहले से थे जिस सर्विस में, और रेलवे थी। तो उनको चेयरमैन साहब ने पूछा, भाई आपकी तो रेलवे सर्विस है और इससे अच्छे ट्रैवलिंग की सर्विस हो सकती है, आईएएस बनना क्यों चाहते हैं? उनको नंबर्स की कम दियो। और हम ट्राइंग टू से इसकी आप जो भी करते हैं उसमें जो भी करते हैं, एटलीस्ट आपको अपने आप से तो झूठ नहीं बोलना है। अगर आपका शौक योगा नहीं है तो मत लिखिए, आप लिखिए मैं जलेबी खाने मेरा शौक है, मैं शाम को जाता हूँ जलेबी खाता हूँ, शौक है। बी ट्रू टू योरसेल्फ। ये काफी जगह अप्लाई करता है। पर्सनालिटी टेस्ट में भी ये बहुत हद तक अप्लाई करता है कि जैसे ही आपने कोशिश की झूठ बोलने की, आपको नुकसान होगा और आप एक डिफेंसिव मुद्रा में आ जाएंगे कि झूठ तो बोल दिया है, अब आप डिफेंड कैसे करोगे इसको। तो जो फॉर्म आता है उसमें आप वही लिखें जो एक्चुअली आपकी हॉबीज हैं। मैंने लिखा था मुझे पुराने गाने सुनने का शौक है, तो मैं सुनता भी हूँ, मुझे थोड़ा पता भी है, मुझे शायरी के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया, आई नो समथिंग अबाउट इट। और सबसे बड़ी बात, मुझे तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी, आई नो अबाउट इट। तो मैंने ऐसी अपना शौक लिसनिंग भी लिखा था, सीटी बजाना भी, तो मुझे लगा नहीं पूछे सवाल उस पर। लेकिन जब इंटरव्यू हो रहा था तो सवालों का दौर चल रहा था। एक वहां पे थे, एक चेयरमैन साहब तो होते ही हैं, चेयरपर्सन साहब के सामने एक्सपर्ट्स होते हैं,
मेरा कि रावत जी आपकी बड़ी अच्छी बड़ी शौक भी आपका है सीडी बजाने का और दूसरी आपने लिखा हुआ है, तो ऐसे शौक के आपको क्या लगता है क्या क्या फायदे हो सकते हैं? मेरे ख्याल से फायदे ये हो सकते हैं कि आपको एंटरटेन करने के कुछ आपको बाजा वाजा डर कुछ चाहिए नहीं, खुद ही बजाइए और गाइए। तो उन्होंने कहा नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि इसको गलत जगह बजाने में आपको भी बजा सकता है। तो उन्हें पूछा कैसे आपने सीखी है, आपको शौक ऐसा क्यों लगा सीडी बजाने में? मैंने कहा मेरे फादर भी बजाते थे तो मैंने सीखा उनसे सीडी बजाना अनकॉन्शियसली। बच्चा तो वो एब्जॉर्ब करता है जो आसपास सीखता है ना, ठीक है। अब मेरा बच्चा भी नहीं करता है वो अलग बात है। सो ऑलवेज लाइक हॉबीज जो आपकी जनरल हॉबीज हैं, जो आप वास्तव में हैं वही लिखें आप। ऐसा कुछ ना लिखें जिसमें कि आपको अपने आप को मुसीबत में डालना पड़े। फिर पूछते पूछते उन्होंने पूछा कि विसिल ब्लोअर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज अ विसिल ब्लोअर? विसिल ब्लोअर आपको पता होगा किसको कहते हैं? जो कहीं भी किसी भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो उसको विसिल ब्लोअर कहते हैं। विसिल ब्लोअर का नया एक्ट पास हुआ था, उसके बारे में पूछा। फिर पूछा क्या विसिल ब्लोइंग के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपको जानते हैं? तो जब नहीं पता तो ना बोलना चाहिए, मैं तो नहीं जानता हूं। कहने लगे नहीं आपको हम हिंट देते हैं और ये यूएसए में है। तो मुझे थोड़ा बहुत पड़ी थी हिस्ट्री में, कैसे वाटरगेट स्कैंडल हुआ। अरे हाँ सही बताया आपने। कहते हैं किसने एक्सपोज किया था? उन्होंने सर मुझे नहीं पता किसने किया था। तो फिर भी गेस करिए। तो मैंने कहा सर शायद ये पता नहीं लग पाया था किसने एक्सपोज किया है। तो मैं कुछ नहीं हुआ। उसके इंटरव्यू में मैं लगभग 15-20 दिन के बाद अखबार पढ़ रहा था, तो एक मैंने हेडिंग देखी कि वाटरगेट स्कैंडल की उसको पता चला। मैं बड़ा खुश हुआ, हमने सच बोला था वहां पे। तो आमतौर पर इस तरह के सवाल होंगे, आपके बैकग्राउंड पे सवाल होंगे। तो मेरे बोर्ड में बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं बुरेलाल जी, उनका बोर्ड था, ड्यूटी कार्डर के ऑफिसर हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि उत्तराखंड में बीमारियां किस प्रकार की होती हैं? तो मैंने कहा सर नॉर्मली तो पानी से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं क्योंकि कैल्शियम ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, स्टमक की प्रॉब्लम्स, गैस की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कहने लगे कि अब हमें ये बताओ कि पल्मोनरी एडिमा किसको होता है? तो पल्मोनरी एडिमा का क्या मतलब होता है? तो मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता पल्मोनरी एडिमा का मतलब, इतना पता है कि पल्मोनरी का मतलब फेफड़े होता है, तो फेफड़े से कुछ होता होगा। कहते हैं ठीक है। कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस किसको होता है? तो आपको ऐसे एक्सट्रीम सवाल पूछे जाएंगे। आमतौर पर जब मैं तैयारी करूंगा उत्तराखंड की बीमारियों की, तो मैं कम से कम स्नो ब्लाइंडनेस की तैयारी तो नहीं करूंगा या पल्मोनरी एडिमा का नहीं करूंगा। लेकिन उसकी शौक वैल्यू है, देखना चाहते हैं कि आपके ऊपर अगर कोई बाउंसर फेंका जाए तो आपका रिएक्शन कैसा है बाउंसर पे। लेकिन मूल तौर पे तो उनका एक यही होता है कि आपसे ऐसे सवाल पूछे जिनका आप जवाब दे सकें, क्योंकि उसका उद्देश्य यही जानना है कि आप अपनी बात कितनी सरलता से बोलते हैं, कितनी ईमानदारी से बोलते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, उसी का टेस्ट होना है। तो हमेशा आपका ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जो कि एक क्विज कंपटीशन हो। देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस व्हिच आर कंफर्टेबल। हमेशा सवाल ऐसे होंगे जो कि आसान होंगे। और ये बात जो है कई जगह किस्सा सुनाया भी है, इसीलिए मैं आप लोग को दोबारा सुना रहा हूं एक पॉइंट ड्राइव करने के लिए। जो मैं दूसरी बार इंटरव्यू दे रहा था, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, पहले कस्टम्स में था, राइस में था। जब दूसरी बार गया था तो इत्तेफाक से बड़ी बोल दोबारा भी मुझे मिल गया, शायद उनको याद नहीं रहा होगा, मुझे याद था। नॉर्मली वैसे ही सवाल जवाब होते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में, जेएनयू के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि जहां से आप हैं उसके सवाल अक्सर पूछे जाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो वो आदमी थोड़ा बहुत तैयारी करके जाता भी है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा बोर्ड में होता है जिसे लोग कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक है, किसी को पता नहीं है यहाँ पर साइकोलॉजी की फैकल्टी में कौन कौन है। कोई साइकोलॉजी यहाँ पे है ना सर? कोई साइकोलॉजी की फैकल्टी नहीं है तो मतलब हमारा मनोवैज्ञानिक दोस्तों कर ही रहा है तो होता है उसमें। तो जब सवाल चल रहे थे तो एक एग्जामिनर थे मुझे ऐसे देख रहे थे, बहुत देर से लगातार देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, सवाल नहीं पूछते थे, कुछ भी सवाल नहीं पूछते थे। थोड़ी देर के बाद
जब इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने पूछा कि मिस्टर रावत आप हमें बताइए जीरो क्या होता है। तो मुझे समझ नहीं आया सवाल का। मैंने कहा सर आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं जीरो क्या होता है। और उन्होंने कहा आप हमें बताइए कि जीरो से क्या क्या सीखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली इस सवाल की तैयारी तो नहीं की जा सकती, जीरो से क्या सीखने को मिलता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर थोड़ा जीरो से भी सीख सकते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीरो किसी रिजल्ट पे लगा दे तो उसका वो 10 गुना हो जाता है। एक के आगे लगा दे तो क्या बन जाएगा, दो के आगे लगा दे बन जाएगा मल्टीप्लाई। मैंने कहा अच्छा है। और फिर पूछा कि और भी क्या सीख सकते हैं जीरो से। तो मैंने कहा हाँ सर जीरो से हम न्यूट्रल रहना भी सीख सकते हैं। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, आप तटस्थ रहना सीख सकते हैं। एक में कुछ जोड़ दिया, जीरो जोड़ा तो एक ही रहेगा, दो में जीरो जोड़ा तो दो ही रहेगा। तो परिस्थितियां विपरीत हो तो आप न्यूट्रल रहिए और खुश रहे। तो कहने लगे और भी कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने कहा सर जीरो का मतलब होता है कि कुछ नहीं, तो आपको जीरो से नीचे नहीं रहना, दफर नहीं कराना है, उसके ऊपर रहना है आपको। बड़ी आती मैं आपको थोड़ा इसलिए सुना रहा था ये कि हर चीज की तैयारी की नहीं जा सकती और हर चीज किताबों के अंदर नहीं होती है। लाइफ में भी जो आप रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कुछ भी होता है, या जब आप प्रशासनिक जीवन में आ ही जाएंगे तो इसकी तैयारी तो नहीं होती ना। आप सिचुएशंस ऐसे हैंडल करेंगे जो नहीं है, उसी वक्त आपके सामने आई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एग्जाम इस बात को टेस्ट करता है और उसी तरह से इसको लेना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लगता है कि किताबों से ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो आंख कान खुले लगता है, अवेयर मेरे आसपास क्या हो रहा है, उसकी तैयारी हमेशा अच्छी हो। तो मैं सिलेबस में आप पर नहीं दूंगा, मुझे मोटे तौर पर जो पता था अपने चर्चे के बारे में मैंने आपसे शेयर की। इसके बाद अली साहब को भी बोलना है। अगर आपके स्पेसिफिक सवाल होंगे तो उसका हम बाद में ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो पेशेंटली सुना। और दोबारा कहूंगा कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर चाइल्ड यूनिक होता है। तो ये जो मैंने टिप्स दिए जनरल टिप्स हैं, एंड ऑफ द डे आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि आपको पता है आपकी दिक्कतें कहां पे हैं। उसको जरूर ध्यान में रखिएगा और आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।